हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीओसी। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं इसे बोल सकता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम जेम की दृष्टि से इस टॉपिक को देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अगर हम नेट को कंसीडर करके इस टॉपिक को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम ये टॉपिक यहां पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का ये मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मूव कर रहे हैं। हमें इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करा है। किस किस में? परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो परमानेंट में मैंने कुछ ये इफेक्ट लिखे हैं, जिसका एक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरे का नाम है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरे का नाम है हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, अगर मैं टेम्पोरेरी की बात करूं तो फर्स्ट में रखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा रखा है मैंने इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब बात यहां एक आई कि इसे परमानेंट और टेम्परेरी नाम क्यों दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड से जो है इलेक्ट्रॉन कहीं मूव हो रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बॉन्ड में होंगे या जो किसी एटम के पास होंगे। उस एटम से अगर कहीं इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक या डिस्प्लेसमेंट, और उसका इफेक्ट पढ़े कितने प्रकार का ऐसा हो सकता है। ठीक है, बात आई परमानेंट की और टेम्परेरी की। ठीक है, तो परमानेंट को मैं इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए आपको समझा देता हूं। ठीक है, किसी वजह से मेरे पास ये मॉलिक्यूल है CH3Cl, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3Cl। मैं क्या देखता हूं, ये Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है। Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 3.0। अच्छा, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कितनी होती है? 2.5। ठीक है, अब इनके बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके जो ये इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ ज्यादा रहेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी तरफ ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे? कुछ इसकी तरफ जो है मूव कर जाएंगे। किसकी तरफ मूव कर गए? क्लोरीन की तरफ। अब क्लोरीन की तरफ जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, इसका मतलब उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव, डेल्टा निगेटिव। क्योंकि निगेटिव चार्ज हम तब लिखते हैं तब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह उस पे उसके जो है वैलेंसी सेल में चले जाएं, पर ये पूरी तरह नहीं है, बस बॉन्ड तो बना हुआ है, बस कुछ इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ खिसक गए? क्लोरीन की तरफ। तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा निगेटिव। ऐसे इस वाले कार्बन पे क्या जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल पड़ा है CH3, इससे यही मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं। तो मैं इसमें क्या देखता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले से ही मॉलिक्यूल बनते साथ ही हो गया है। ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल रखा है तो इसका मतलब पहले से उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है खिसक चुके हैं किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। पर अगर मैं टेम्परेरी की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं मान लूं कि ये मेरा कोई एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब खाली एक मॉलिक्यूल पड़ा है। ठीक है, कोई एटम जो है, कोई भी जो है रिएजेंट कुछ भी पड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इसमें कोई दूसरा जो है मॉलिक्यूल डाल दिया। दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे मैं मान लेता हूं सबस्ट्रेट मेरा मॉलिक्यूल पड़ा है, मैंने इसमें जो है कोई रिएजेंट डाल दिया। ठीक है, या मैं कह दूं कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। तो न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा? इस निगेटिव चार्ज का अटैक होगा यहां, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके बीच की, ये मूव कर जाएगी किधर? इसकी तरफ। मतलब किसी के प्रेजेंट होने पर ये इफेक्ट हुआ, मतलब ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में नहीं था, पर जैसे ही हमने कुछ दूसरी चीज डाल ली तो ये वाला इफेक्ट हो गया। तो इसलिए हमने इसी वजह से हमने कुछ डालना नहीं, मॉलिक्यूल हमारा ऐसे का ऐसा पड़ा है, ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे रखा है, उसमें फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? परमानेंट। ठीक है, और किसी के डालने पर जो होता है उसे क्या कहेंगे? टेम्परेरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको समझा देता हूं, आप हेडिंग डाल लीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसे जो है हम बहुत ही अच्छे से एक एक करके पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल। इंडक्टिव इफेक्ट,
ठीक है। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो मैं एक मॉलिक्यूल के जरिए आपको ये बना के जो है समझाता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब इधर जो है ये कोई एक्स लगा है, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स एक ऐसा एटम है या ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ये एक्स कोई एक ऐसा एटम है या ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। जैसे कि एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, COOH, Cn, ये जो है N हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। अच्छा, इतनी बात तो थी ये। अब इसमें होगा क्या? इस कार्बन और इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, या कोवलेंट बॉन्ड की बात है तो कोवलेंट बॉन्ड और समझ लो, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसमें जो है कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इनके बिल्कुल ये बीच में रहेंगे, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस क्लोरीन की उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस क्लोरीन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बॉन्ड के बीचों बीच रहेंगे, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ना तो इस क्लोरीन की तरफ जाएंगे ना इस क्लोरीन की तरफ जाएंगे। जो इस टाइप का मेरा बॉन्ड होगा उसे कहेंगे प्योर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? प्योर कोवलेंट बॉन्ड। पर अगर किसी वजह से मेरा H और Cl के बीच में बॉन्ड बनना है तो उसमें मैं क्या देखता हूं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? कुछ इस क्लोरीन की तरफ। इस टाइप के बॉन्ड को मैं क्या कहता हूं कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? आयनिक कैरेक्टर है, कि मेरे कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। तो ऐसे कुछ यहां हुआ क्या? जो इनके बीच में, इस बॉन्ड के बीच में ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? इस एक्स की तरफ, क्योंकि एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? उसकी तरफ मूव कर गए। तो इसका मतलब इस पे क्या जाएगा? डेल्टा निगेटिव, ठीक है। इस वाले पे क्या जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये डेल्टा 1 पॉजिटिव लिखा है मैंने। इस वाले पे क्या जाएगा? डेल्टा 2। देखो अब हुआ क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए इसकी तरफ, इस पे क्या आया? इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इस पे क्या आया? डेल्टा निगेटिव। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब उस कार्बन पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई? इंक्रीज। मतलब मैं कह सकता हूं उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो अगर मैं इस कार्बन, सिंपल कार्बन और इस कार्बन में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछूं कि किसकी ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा होगी? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर खिसक जाएंगे? थोड़े इस कार्बन की तरफ। तो इस वाले पे भी क्या जाएगा? डबल डेल्टा। डेल्टा का मतलब बहुत ही कम, डबल डेल्टा लगा दिया मतलब बहुत ही कुछ ज्यादा ही कम, ठीक है। इस पे लगा दिया प्लस। इस पे क्या हो जाएगा? ऐसी ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। इस पे क्या हो जाएगा कि 4 बार डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसमें हुआ क्या? ये जो डेल्टा है, डेल्टा निगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा 1 पॉजिटिव प्लस डेल्टा इसे डेल्टा 2 मान लेता हूं मैं, डेल्टा 2 पॉजिटिव प्लस डेल्टा 3 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसी प्लस डेल्टा 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डेल्टा निगेटिव क्या होगा? ये सब जो है इनके इक्वल की बराबरी होगा। इतनी बात होती है हमारी इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ ही गए होंगे। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जो किसी बॉन्ड के, कोवलेंट बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और जितना भी हमारा मॉलिक्यूल था सामने बचा उस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की तो 2 टाइप के हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। कौन सा? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और प्लस माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई माइनस आई भी यहां आप शॉर्ट में समझ लो। अब होता क्या है, कोई मेरे पास ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसी मॉलिक्यूल में मेरे पास कोई ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे कहेंगे कि उसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। अब क्या देख रहे हो तुम? इस एक्स ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हुए, मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब दूर हो रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। तो इतने पार्ट का कौन सा इफेक्ट है? इतने पार्ट का इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब मैं कुछ आपके सामने मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, आप में उसमें बताना है कि किसका प्लस आई इफेक्ट है और किसका जो है माइनस आई इफेक्ट है।
तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में आया या नहीं। ठीक है, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने कुछ इस तरह से लिखा है CH2। ठीक है, अच्छा ऐसी मैं जो है एक मॉलिक्यूल लिखता हूं CH3OH। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले मॉलिक्यूल में Cl का कौन सा इफेक्ट है, तो आप देख रहे होंगे कि ये Cl किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, और कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ मूव कर गए, क्लोरीन की तरफ। तो इसका मतलब इस क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट हुआ, -I इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इतने ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हुआ, +I इफेक्ट, क्योंकि इसने क्या करा, साइक्लोहेक्सेन ने अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है पुश करे किसकी तरफ, इस क्लोरीन की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा ऐसी अगर मैं इसमें पूछूं कि इतने ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, इतने ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, तो आप क्या देख रहे हो, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है मेरा sp2 कार्बन, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है मेरा sp3 कार्बन। तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, sp3 कार्बन से। क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है इसमें ज्यादा है, तो तब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है sp2 कार्बन की। इसका मतलब इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, sp2 कार्बन की तरफ। इसका मतलब इस पार्ट का जो है कौन सा इफेक्ट हुआ, -I इफेक्ट। ठीक है, इतने पार्ट का कौन सा इफेक्ट हुआ, +I इफेक्ट। इतनी बात समझ में आई। ऐसी अगर मैं बात करूं दूसरे मॉलिक्यूल की, है CH3OH, तो OH का आप क्या देख सकते हो, यहाँ OH का है -I इफेक्ट, और CH3 का क्या है, CH3 का है +I इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात जो है आपको समझ में आई गई होगी कि किसका जो है -I इफेक्ट होगा और किसका जो है +I इफेक्ट होगा। अब मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बता देता हूं, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट है ये केवल एप्लीकेबल है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। ये केवल एप्लीकेबल है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। अच्छा दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो है इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं बात करूं CH3 और Cl, इसी मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना बैलेंसी सेल छोड़कर दूसरे एटम पर नहीं जाते। मतलब जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन हैं ये पूरी तरह से यहां से बॉन्ड टूट के इस पे नहीं गए, क्या है ये पार्सली जो है पार्सली इससे इसकी तरफ कुछ मूव करे हैं। ठीक है, जिस वजह से इस क्लोरीन पे कैसा चार्ज आया, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो एक बात ये लिख लो कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या अपना बैलेंसी सेल छोड़कर नहीं जाते। अच्छा तीसरा पॉइंट ये है, जो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इंडक्टिव इफेक्ट की जो है उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी उतनी ही इंडक्टिव इफेक्ट जो है कम लगता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या कह सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है हमारा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिपेंड करेगा। अच्छा इतनी पॉइंट हमने लिख लिए। इसके बाद जो है मैं आपको कुछ जो है इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल लिखा देता हूं, -I इफेक्ट और +I इफेक्ट मैं लिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर लिखवाने से पहले कुछ और चीजें जो है वो आपको बता देता हूं। एक बात तो ये कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो 4 या 5 कार्बन के बाद समाप्त हो जाता है। किसी भी कार्बन चेन में इंडक्टिव इफेक्ट 4 या 5 कार्बन के बाद लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात कि अगर किसी वजह से कोई स्पेसी पे जो है मेरा कोई भी स्पेसीज हो उस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, उस पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो -I इफेक्ट शो करेगी या +I इफेक्ट शो करेगी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कोई अपनी तरफ और थोड़ी खींचेगी, देगी। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है उसे क्या कहेंगे हम, +I। तो कोई भी निगेटिव चार्ज अगर किसी भी स्पेसीज या किसी भी आयन पे हो तो उसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट। अच्छा अगर किसी हमारे एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब, उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब तब इलेक्ट्रॉन की कमी है जिससे वो जुड़ा हुआ रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या ना खींचने का, खींचेगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -I इफेक्ट। इतनी तो बात थी हमारी ये। अच्छा इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अगर लिखाऊं कि किसी वजह से मेरे पास मॉलिक्यूल लिखा है CH2-, ठीक है, ये एटम कोई ग्रुप लिखा है और लिखा है मेरे पास OH-
और लिखा है मेरे पे NH2 माइनस, ठीक है। NH2 माइनस जो है ये मेरे पे 3 जो है ग्रुप लिखे हुए हैं। इसमें मैं अगर आपसे कहूं कि इसे जो है आपको -I के कैरेक्टर में, या मैं कहूं +I के कैरेक्टर में लगाना है कि सबसे ज्यादा जो है +I इफेक्ट किसका होगा। तो पहली बात तो ये कि जो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहां से ये हटा होगा, यहां से ये हटा होगा, और ये किसी से जो है ऐसे इस तरह से कुछ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज है तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे होंगे, +I इफेक्ट। अब +I इफेक्ट शो कर रहे होंगे। ये कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। ये ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5। ये नाइट्रोजन की 3, ठीक है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका +I क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसका मतलब जिसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका +I उतना ही ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो +I होगा किसका होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर इस केस में मैं बात करूं किसका +I ज्यादा है, तो फर्स्ट का, फिर थर्ड का और फिर सेकंड का, ठीक है। इतनी बात जो है आपके समझ में आ ही गई होगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर इस केस में बात करूं किसका जो है -I इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो -I इफेक्ट क्या देखना है आपको, सीधा सीधा क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो -I इफेक्ट होगा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। तो ये जो है हमने ऑर्डर लगा लिया। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन जो है और कर दो। किसी वजह से मेरे पे ये है CH3 CH3 CH3, ये जो है मैंने लगाया है -I का लगाया है। ये वाला जो लगाया था ये मैंने +I का लगाया था, ठीक है। ये -I का है, ये मैंने इसलिए लिख दिया जिस वजह से जो है आप कंफ्यूज ना हो। CH3 और ये CH3, ठीक है। और इधर मैंने क्या लिखा, CH2 और CH3, ठीक है। अब मेरे पे जो ये कार्बन है, ये है 3 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन, ये है 1 डिग्री कार्बन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर देने से पहले जरा थोड़ा सोचिए कि इस कार्बन से क्या है, इधर कोई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे, इधर की तरफ कुछ मूव कर रहे होंगे, इस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इस वाले CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, +I इफेक्ट। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, इस कार्बन पे +I इफेक्ट। ऐसी CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, +I इफेक्ट। मतलब इस कार्बन पे जो है वो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। पर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर से आ रही है, 2 तरफ से, क्योंकि 2 CH3 लगे हुए हैं, इसमें एक CH3 लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर से आ रही है, केवल एक ही तरफ से आ रही है। अब जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है उसका +I इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इससे 3 डिग्री वाले का जो है मेरा +I इफेक्ट ज्यादा है, किससे, 2 डिग्री वाले से और 1 डिग्री वाले से। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। इतनी तो बात थी मेरी ये। अब मैंने आपके सामने जो है कुछ जो है -I और +I इफेक्ट की जो है पूरी लिस्ट लिख रखी है कि किसका +I ज्यादा होगा और किसका +I कम होगा, किसका -I ज्यादा होगा, किसका -I कम होगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने जो है लिस्ट जो है दिखा देता हूं। तो यहां क्या है कि यहां मैंने जो है -I इफेक्ट की लिस्ट लिख रखी है। -I इफेक्ट का क्या मतलब कि किसी भी कार्बन चेन से या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना। अभी आप क्या देख पा रहे हो, इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब किससे भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ एक्सेप्ट इजीली कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो -I इफेक्ट होगा वो किसका होगा, OF2 पॉजिटिव ग्रुप का, ठीक है। फिर क्या होगा, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव। ये पूरी लिस्ट मैंने जो है आपके सामने लिख रखी है। पर आपको जो है इस लिस्ट में जो है 2 ही जगह कंफ्यूजन होगा। कहां कहां, एक तो इस केस में, ठीक है, दूसरा कहां होगा, इस केस में, ठीक है। आप क्या देख पा रहे होंगे कि इस पे N पे क्या है, 3 जो है R लगे हुए हैं और 3 यहां पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें दूसरे में क्या है, N पे जो है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप सिंपली क्या सोच रहे होंगे कि ये जो R लगे हुए हैं इनका +I इफेक्ट होगा, मतलब इस R का +I इफेक्ट, R का
प्लस आई इफेक्ट। आर का क्या मतलब है, कोई भी एल्किल ग्रुप, ठीक है, चाहे वो 1 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन हो या 3 डिग्री कार्बन हो, ठीक है। तो जैसे आर लगा हुआ होगा तो आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन को तो ज्यादा देना चाहिए, इसका मतलब NR3 पॉजिटिव का तो माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए, किसके मुकाबले, NH3 पॉजिटिव के। पर ऐसा नहीं है, मैंने क्या यहां लिख रखा है कि NR3 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है किससे, NH3 से। तो यहां ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसके जो है दो, मैं जो है आपको दो एक्सप्लेनेशन देता हूं, जो सा आपको ठीक लगे, ठीक है, वो आप समझने की कोशिश करना। तो किसी वजह से मेरा नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन एक छोटा एटम है, इतना बड़ा कोई लार्ज एटम नाइट्रोजन नहीं है। इसके पास कोई भी ये ग्रुप लगा है, ठीक है, ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, और ये किसी जो है किसी से जुड़ा हुआ भी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इसके पास बल्कि ग्रुप ये आर 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 लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें होगा बहुत ही ज्यादा रिपल्सन, इनमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन। तो ये रिपल्सन को कम करने के लिए क्या काम करेंगे, ये जो है एन और आर के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, कुछ लंबा हो जाएगा। एन और आर के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, कुछ लंबा हो जाएगा। अब क्या, ये छोटा वाला एटम यहां और बड़े एटम दूर दूर, तब बड़े एटम दूर दूर हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस रिपल्सन को कम करने के लिए आर आर कहां पहुंच गए, कुछ दूर दूर पहुंच गए। अब एक बात बताओ, तब ये आर और नाइट्रोजन दूर पहुंच ही गए हैं तो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन भी कुछ दूर हुए होंगे या ना, नाइट्रोजन से इसके बीच के इलेक्ट्रॉन भी कुछ दूर हुए होंगे। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन यहां पास पास थे अब कहां है, थोड़ा दूर दूर हैं, ठीक है, इस नाइट्रोजन से थोड़ा दूर दूर हैं। तब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर हो गए तो नाइट्रोजन पे क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये नाइट्रोजन क्या काम करेगा कि दूसरे जिससे जुड़ा हुआ है उससे बहुत ही अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तब अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो उसका क्या होगा कि माइनस आई इफेक्ट जो है इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं आपको जो है यही वाला यहाँ एक ही एक्सप्लेनेशन देता हूं क्योंकि यही जो है सबसे जो है अभी तक सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इतनी तो बात थी हमारी इस चीज की, ये आप जो है समझ ही गए होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं इस केस में, किस केस में, कि OR और OH के केस में, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि ये जो OR है और ये जो OH है, तो OR मतलब R लगा हुआ है, कोई भी R क्या, कोई भी एल्किल ग्रुप से CH3 में है मान लो, ठीक है, या C2H5 मान लो। तो आप क्या सोच रहे होंगे, C2H5 क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ पुश करेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, तब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे तो वो दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए था, माइनस आई कम होना चाहिए था, प्लस आई ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, मैंने ठीक उल्टा ही लिख रखा है। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ कोई भी चीज जुड़ी हुई होगी, ठीक है, कोई भी यहाँ चेन जुड़ी हुई है, तो इस चेन जो भी जुड़ी हुई है और इसके बीच में रिपल्सन की वजह से ये वाला एंगल जो θ1 है ये θ2 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब θ1 ज्यादा होगा θ2 से। क्यों, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर जो चेन जुड़ी है उसमें, और हाइड्रोजन में इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो छोटा एटम है। तो मैं कह सकता हूं कि इनके θ1 जो है वो ज्यादा है θ2 से। अब आप एक बात बताइए, कहीं भी अगर एंगल इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर एंगल इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। कैसे होती है आप देखिए जरा, अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की, ठीक है, ये जो है इसका जो है बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, ठीक है, और मैं sp2 कार्बन की बात करूं तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, इनके बीच का 120, ठीक है, और मैं sp3 कार्बन की बात करूं तो बीच का एंगल कितना, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, 180 की, फिर 120 की, फिर इसकी है। तो क्या देख पा रहे हो यहाँ कि जिसकी जो है जिसका एंगल ज्यादा है, ठीक है, जिनके बीच का एंगल जो है वो ज्यादा हो रहा है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो रही है, ज्यादा है। तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका क्या माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा है। तो ऐसी सेम मैंने लिखा है यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, OH के बाद ये आया हुआ है, ठीक है, sp कार्बन, इसके बाद जो आया हुआ है ये NH3 आया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 3.2 होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है 3, ठीक है। अच्छा, जो ये मेरा sp2 कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.8, ठीक है, ये जो है बातें आपको ध्यान रखनी है। और खाली कोई मेरा sp3 कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होगी 2.5,
ठीक है। तो इसके बाद जो है ये मैंने प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिख रखा है, ये भी आप नोट कर लो। अच्छा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ध्यान रखना है, एक तो COO माइनस, इसका जो है प्लस आई इफेक्ट होता, कभी माइनस आई लगा दो, इस चीज को ध्यान रखना है, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये CT3, CD3 और CS3 ध्यान रखना है, क्या है, ट्राइट्रियम है, ये ड्यूटीरियम है, ये हाइड्रोजन है। तो ट्राइट्रियम वाले का CT3 का क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर CD3 का, फिर CS3 का। ऐसी जो है C, ये T है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर D का, फिर हाइड्रोजन का। उत्तर क्या है, C और T के जो बॉन्ड का यानी बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। C और T के बीच का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और C और D का उससे कम, और C और H का उससे कम, ठीक है। जैसे अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये छोटी हो जाएगी, मतलब ट्राइट्रियम किसके पास आ जाएगा, कार्बन के कुछ क्लोज आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, क्योंकि इसके बीच के इलेक्ट्रॉन कहां रहे हैं, कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बॉन्ड छोटा हो रहा है, जिस वजह से इसका प्लस आई ज्यादा होगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, C और T के कंपैरिजन में, जिससे क्या होगा कि इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, किससे, इस वाले से, CT3 से। इतनी तो बात थी ये। अच्छा, अगर एक एग्जांपल मुझे आप यहां और बता दो कि किसी वजह से मेरी 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है, अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि किसका जो है माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो, तो क्या आंसर होगा आपका। तो ध्यान से देखिए, अब ये तब रिंग जुड़ी होगी किसी से, ऐसी तो जुड़ी होगी, यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, 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 ठीक है। किसी के रेस्पेक्ट में ही तो तुम देख रहे होगे इसका माइनस आई इफेक्ट, तो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस G के, मतलब कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इनके बीच का मैं एंगल देखूं तो ये लगभग कितना एंगल होगा, ये लगभग 120 डिग्री जो है एंगल हो जाएगा। ये कितना एंगल होगा, लगभग ये 90 होगा। ऐसी जो है आप ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, जिसका एंगल ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा है, मतलब जिस ग्रुप से ये लगा हुआ है, जिस ग्रुप से रिंग लगी हुई है, उससे क्या बना रहा है, एंगल जो है उनके बीच का क्या है, ज्यादा है। तब एंगल ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा है। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस आई का जो ऑर्डर होगा तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, छोटी रिंग का, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। जितनी ज्यादा छोटी रिंग होगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और उसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसमें थोड़ा सा मुझे बताना है आपको, ठीक है। तो ये आंसर इसका मुझे बताना है। बताना क्या है आपको, बेसिसिटी ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है इस, ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर तो जानते हो ना, लुईस बेसिसिटी, मतलब कौन अपने लोन पेयर जल्दी डोनेट कर देगा, कौन सा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है वो जल्दी डोनेट कर देगा। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो आप क्या देख पा रहे होंगे यहां कि अगर मैं इन तीनों की सबसे पहले बात कर लूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की यहां मैं बात कर लूं आपसे पहले, ठीक है। तो इन तीनों में आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो हमारी छोटी रिंग है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, उतनी ही ज्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो नाइट्रोजन अपने लोन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा है। हमें क्या करवाना है, डोनेट करवाना है। तो कौन इजीली डोनेट कर देगा इन तीनों में, जो रिंग बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी रिंग की क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो इन तीनों की बात करूं तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कंसीडर नहीं करा, इसे जो है मैंने सबसे आगे फोर्थ वाले को सबसे पहले क्यों नहीं रख दिया। तो यहां मेरी आप एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा ही दी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा है, ऐसी रिंग का ध्यान है कुछ ना, ये जो रिंग है ये रिंग का क्या पढ़ाया मैंने, ऐसी रिंग का, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग सेम ही है ना। इस रिंग का मैंने पढ़ा है फ्लिपिंग, तो इस रिंग में फ्लिपिंग होगी, तो फ्लिपिंग की वजह से क्या होगा, रिंग में
कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक बार एक्सियल पे आएगी, एक बार कहां जाएगी, इक्वेटोरियल पर जाएगी, फिर एक बार एक्सियल पे आएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड एक जगह इकट्ठा नहीं है। तब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह इकट्ठा नहीं है, सारे में फैला हुआ है, तो डोनेट जो है उतना ही करना उतना ही मुश्किल होगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह इकट्ठा है, मतलब आपके पास धन जो है एक जगह इकट्ठा है, तो आप इजीली किसी को दे सकते हो। पर आपका धन जो है चारों तरफ बिखरा पड़ा है, तो आप इजीली उसे किसी को डोनेट नहीं कर सकते। पहले क्या करोगे, उसे सारे को आप समेटोगे, ठीक है। तो ऐसी इस केस में क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है चारों तरफ फैली पड़ी है, जिसकी वजह से इसकी जो है बेसिसिटी कम होगी, किससे, 5 वाले से। तो ये कारण इसका यही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। इसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और बातें कर लेता हूं, ठीक है। कुछ आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, आप वो पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट पहला पॉइंट तो ये है कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात तो पहले अपने दिमाग में डाल लो, कहीं भी माइनस आई इफेक्ट है तो वहां क्या होगा, इंक्रीज कर देगा किसकी स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की, और डिक्रीज कर देगा किसकी स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज की। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो जस्ट इसका उल्टा है कि पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट क्या काम करेगा, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस बात को भी आप लिख लो, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज जो है आप सभी ने लिखी ली होगी। इसके बाद मैं आपको एक काम की जिसका नाम है डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। तो डिस्टेंस नंबर पावर की हम जो है बात करने से पहले यहां कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे। यहां मेरा पॉजिटिव चार्ज है किस पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। यहां मेरा पॉजिटिव चार्ज है किस पे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा मेरा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हो इस वाले कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि कैसा कार्बन है, sp कार्बन। और इस वाले कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इस वाले की इससे कम होती है, और जैसी जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसकी सबसे कम। तो इनका जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, उतना ही अनस्टेबल होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही अनस्टेबल होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा, इधर, फिर कहां होगा, इधर, ठीक है। ऐसी अगर इन तीन जो ये मैंने रिंग लिख रखी है इसमें मैं बात करूं कि प्लस चार्ज कहां सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो मेरी छोटी रिंग होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। माइनस आई कैरेक्टर, जिसका जितना ज्यादा माइनस आई कैरेक्टर वो पॉजिटिव चार्ज को उतना ही क्या करती है, डिस्टेबलाइज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगी छोटी वाली रिंग, फिर ये वाली, फिर ये वाली। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा, बड़ी वाली रिंग पे। तो ये मैंने इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया। ऐसी जो है इसमें आप माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, अगर मेरे सामने 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसमें इस केस में मैं आपसे निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का जो है ऑर्डर पूछूं तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो है CH3 लगा हुआ है, इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यानी 3 प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या, इसका प्लस आई और इसका क्या, इसका भी प्लस आई, मतलब 2 प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या देख पा रहे हो, 1 प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, डिक्रीज। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज नेगेटिव चार्ज किस में हो जाएगा, इस वाले में।
फिर इस वाले में सबसे कम जो है डिक्रीज होगा निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, वो इस वाले में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेबल निगेटिव चार्ज होगा किस में होगा, इस वाले में। तो ये निगेटिव चार्ज की जो है स्टेबिलिटी मैंने आपके सामने लिख दी है। अच्छा, इतनी बात तो थी ये। अब मैं यहाँ आपके सामने एक बात जो है और डिस्कस करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा एसिडिक कैरेक्टर की। अगर आपको किसी कंपाउंड का, ठीक है, किसी का एसिडिक कैरेक्टर देखना है, ठीक है, किसी जैसे प्रोटोनिक कोई मेरा एसिड है Ha मान लो, ठीक है, ये कोई मेरा प्रोटोनिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड है जिसके पास प्रोटोन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस एसिड से मैंने जो है H+ निकाल दिया, तो ये A-, ठीक है, ये जो हुआ इसे मैं कहूंगा एसिड। ये है मेरा एसिड, ये क्या है मेरा, ये है प्रोटॉन, ये क्या मेरा, ये है कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस, ठीक है। तो जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिख भी लीजिए इस बात को, जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही एसिडिक होगा, ठीक है। पहली बात तो ये लिख लिया कि जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ही एसिडिक। दूसरी बात ये लिख लीजिए, जिसका कंजुगेट बेस जितना कम बेसिक होगा, जिसका कंजुगेट बेस जितना कम बेसिक होगा उतना ही ज्यादा हमारा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके सामने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल हैं, एल्कोहल हैं, ठीक है। आपके सामने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एसिडिटी बतानी है कि मेरा कौन सा एल्कोहल जो है ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये कौन सा एल्कोहल हो गया मेरा, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया मेरा 3 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल हो गया मेरा, CH3 और CH और OH, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 डिग्री एल्कोहल। और ये वाला मेरा कौन सा एल्कोहल हो गया, CH3 CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल हो गया मेरा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल्कोहल मेरा ज्यादा एसिडिक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, ठीक है। तो हम इस चीज को जो है यहां जान लेते हैं कौन सा एल्कोहल मेरा कितना एसिडिक होगा। तो सबसे पहले एसिडिटी चेक करने के लिए आपको क्या बनाना है, किसी कंपाउंड की भी अगर आपको एसिडिटी चेक करनी है तो उसका क्या बना लो, सीधा सीधा कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस मैंने इसका बनाया, इसका भी कंजुगेट बेस बनाया और इसका भी कंजुगेट बेस बनाया, मतलब एसिडिक प्रोटोन मैंने यहां निकाल दिया। सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, जैसे इसमें O से, ऑक्सीजन से जुड़ा था, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें जो है, इसमें ये इस CH3 का कौन सा इफेक्ट, +I, इस CH3 का +I, ठीक है, और इस CH3 का +I। कितने +I हो गए, 3 +I। इसमें +I कितने लग रहे हैं, 2 +I। इसमें +I कितना लग रहा है, 1 +I, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि +I इफेक्ट निगेटिव चार्ज को क्या करता है, +I इफेक्ट निगेटिव चार्ज को करता है डिस्टेबलाइज। +I इफेक्ट जो है निगेटिव चार्ज को करता है डिस्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज कहां हो रहा है, जहां +I सबसे ज्यादा लग रहा है। +I कहां सबसे ज्यादा लग रहा है, फर्स्ट वाले में। तो इसका मतलब कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा डिस्टेबल, डिस्टेबल कौन सा, ये वाला, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा है, जहां +I कम लग रहा है, ये वाला। अब जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा मेरा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये तो था मेरा किसका, एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर। मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन से एग्जांपल आपके सामने जो है लिख देता हूं, फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उसमें लगाएंगे हम DNP रूल। तो आप जो है अब पढ़ेंगे कि DNP रूल। हाँ, तो अब आपके सामने कुछ एग्जांपल जो है लिखे हुए हैं, हम एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि ये एग्जांपल हमारे क्या हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 1 2 3 मॉलिक्यूल लिख रखे हैं।
इसमें जो है आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है कि कौन सा जो है मेरा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसी जो है ये 4 लिख रखे हैं, इन 4 में आपको एसिडिक ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक रूल लगाना होगा जिसका नाम है डीएनपी रूल। अब डीएनपी रूल क्या है? डी का मतलब है डिस्टेंस, डी का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। एन का मतलब है नंबर, एन का मतलब है नंबर, और पी का मतलब है पावर। पी का क्या मतलब है? पावर। मतलब कि आपको जो है सबसे ज्यादा वैल्यू जो है, चाहे हम प्लस आई इफेक्ट देख रहे हो, निगेटिव आई माइनस आई इफेक्ट देख रहे हो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसे देनी है? डिस्टेंस को। फिर उसके बाद किसे वैल्यू देनी है? नंबर को। उसके बाद किसे वैल्यू देनी है? पावर को। ठीक है, तो आप जो है ये डीएनपी यहां लिखे रहो, उसके बाद हम ए ऑर्डर लगाते हैं, आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि इस जो है डीएनपी का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा पहली बात तो इतनी थी। अब दूसरी बात ये, इनका इन तीनों कंपाउंड का मुझे क्या देखना है? एसिडिक ऑर्डर की कौन सबसे ज्यादा क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए आप क्या काम करते हैं? उसका क्या बना देते हैं? कंजुगेट बेस। तो पहले तो सबका बना दो क्या? कंजुगेट बेस। बस कंजुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी देखनी है। अब इस कंजुगेट की आपको क्या देखनी है? स्टेबिलिटी। अच्छा, इस ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। इन दोनों फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। इन तीनों क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। तो हम पता कैसे चलेंगे कि हमारा जो है कौन सा माइनस आई इफेक्ट निगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है, कि कौन किसका माइनस आई इफेक्ट निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल। जिसका जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा वो मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है डीएनपी। सबसे पहले आपको चेक करनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, सबसे पहले जो है कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा है क्या इसके पास, जो इसे क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखनी है, डिस्टेंस देखनी है कि चाहे वो स्टेबल कर रहा हो या अनस्टेबल। तो डिस्टेंस की बात करूं तो ये फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पर 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड कार्बन पर 3 CH3 जो है लगे हुए हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करूं तो सबसे डिस्टेंस कम किसकी है? ब्रोमीन की। अब ये ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इसको क्या काम करेगा? स्टेबल करेगा कंजुगेट बेस को। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया फर्स्ट वाला। डिस्टेंस ने काम करा। इसके बाद इसकी डिस्टेंस क्या है? 2 है। इसकी डिस्टेंस क्या है? 3 है। तो यहां भी डिस्टेंस से जो है हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है कि किसकी डिस्टेंस कम है? उस वाले की। तो वो कंपाउंड क्या कर रहा होगा? स्टेबल कर रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या लिख दूं? 3 लिख दिया, फिर 2। तो इन कंपाउंड का ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। इसके बाद जो है मैंने ये 3 कुछ कंपाउंड और लिख रखे हैं, जिसके बाद हम इस क्वेश्चन को हमें करना है, मतलब इसमें एसिडिक ऑर्डर आपको बताना है। तो एसिडिक ऑर्डर बताने के लिए आपको काम वही करना है। क्या करूं सबसे पहले? यहां आपको क्या करूं कि इसका बना दूं कंजुगेट बेस। इसका क्या बना दूं मैं? कंजुगेट बेस। ठीक है, इसका बना दिया लो मैंने कंजुगेट बेस। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि एसिडिटी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कंजुगेट बेस में जो है ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। पर ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। तो इस 2 डिग्री अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, तो दोनों अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक? 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाले को सबसे आंख बंद करके क्या लिख दो? सबसे लास्ट में लिख दो। अगर अब बात करूं इन 3 की, तो क्या कौन सा रूल लगाना है? डीएनपी रूल। तो इसमें देखो, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है? नहीं जुड़ा। अच्छा, इस वाले में देखो 1 2 कार्बन पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, जो इसकी माइनस आई इफेक्ट से कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या है? 1 2 पे जो है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, जो है यानी जो अपनी क्या कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बात इतनी थी। दूसरे में क्या देखते हैं? नंबर। ठीक है, अच्छा इस कार्बन पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं? 1 जुड़ा है। इस पे कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं? दूसरे नंबर के कार्बन पे 1 जुड़ा है। नंबर भी सेम है। अच्छा, किसी वजह से नंबर ज्यादा होता, सपोज करो इसका जो है 2 क्लोरीन जुड़े हुए होते, तो नंबर ज्यादा होता, तो फिर क्या लिख देते? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका नंबर ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस के बाद क्या देख रहे हैं? जिसका नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, वो उतना एसिडिक होना था। पर यहाँ क्या है? नंबर भी सेम है, क्योंकि यहाँ 1 क्लोरीन है दूसरे कार्बन पे,
यहाँ एक फ्लोरीन है दूसरे कार्बन पे, नंबर सेम है। नंबर के बाद क्या देखना है हमें? पावर। ठीक है, नंबर के बाद हमें क्या देखना है? पावर। ठीक है, तो पावर किसकी ज्यादा दिख रही है आपको? फ्लोरीन की खींचने की टेंडेंसी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है या क्लोरीन का? फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है, जिस वजह से क्या होगा? फ्लोरीन का तब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसे क्या लिख दूं? सॉरी, ये वाला 4 था, ये वाला 4 था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला, फिर 4 वाला। ये जो है इनका एसिडिक ऑर्डर हो गया। अच्छा, किसी वजह से मेरे पास ये मॉलिक्यूल और लिखा हुआ है CH3 CH Cl और इधर लिखता CH2O-। ठीक है, कंजुगेट बेस बना दिया। अब किसी वजह से मेरे पास ये मॉलिक्यूल लिखा होता तो इसे कहां लाते? तो इसे देखो, इसे कहां लाते? डिस्टेंस के बाद क्या है? नंबर। इसे दूसरे कार्बन पे एक फ्लोरीन जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं, मतलब नंबर ज्यादा है। जिसका नंबर ज्यादा है उसका मतलब जिसका माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का नंबर ज्यादा है उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या है? उतनी ही ज्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक फिर ये वाला होता। अगर मैं उसे 5 नंबर दूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिर ये 5 नंबर वाला होता। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को जो है कर लेते हैं। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको वे क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन आपके सामने और लिख देता हूं, फिर हम उन्हें जो है डिस्कस करते हैं। ये मैंने लिख दिया ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मेलोनिक एसिड, और ये मैंने आपके सामने लिख दिया सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इन तीनों में आपसे कहूं कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, या मैं आपसे कहूं किसका pKa या Ka लिखो, pK मत लिखो, किसका Ka जो है सबसे ज्यादा है। Ka ज्यादा का क्या मतलब है? जिसका यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो किसका Ka ज्यादा है? ठीक है, Ka1 लिख लिया मैंने। ठीक है, मतलब पहला हाइड्रोजन निकल के किसका जल्दी भागेगा? तो आप क्या देख पा रहे हो? COOH का क्या है? माइनस आई इफेक्ट। COOH का क्या है? माइनस आई इफेक्ट। COOH का क्या है यहाँ? माइनस आई इफेक्ट। इसमें माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप जो है डायरेक्ट जुड़ा है COOH से। इसमें बीच में एक कार्बन है, इसमें बीच में 2 कार्बन, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। जिस माइनस ग्रुप की डिस्टेंस जितनी कम, वो कंपाउंड उतना ही क्या होगा? स्टेबल। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि वो कंजुगेट बेस को उतना ही क्या कर देगा? स्टेबल। तो क्या करा मैंने? यहाँ निगेटिव चार्ज लिखा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर इसे मैं फर्स्ट नाम दूं, इसे मैं सेकंड नाम दूं, इसे मैं थर्ड नाम दूं, तो एसिडिक ऑर्डर लगाऊं। एसिडिक ऑर्डर ना हमेशा आपको Ka से डिसाइड करना है। ठीक है, आपको Ka से एसिडिक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूं किसका Ka ज्यादा है, तो किसका बताओगे आप? फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। इतनी बात समझ में आई। पर मगर आपसे मैं कहूं कि Ka2 किसका ज्यादा है? Ka2 का क्या मतलब है? अब कि मुझे जो है ये हाइड्रोजन निकाल के भगाना है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के भगाना है, मुझे यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकाल के भगाना है, और मुझे यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकाल के भगाना है कि Ka2 किसका ज्यादा है। तब मैं यहाँ हाइड्रोजन निकाल के भगा रहा हूं, तो आप क्या देख पा रहे हो? इस ग्रुप का जो पहले से जिसका हाइड्रोजन निकल गया उसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई वाला जितना ज्यादा पास होगा उतना ही क्या कर देगा? अनस्टेबल। इस प्लस आई वाला जितना ज्यादा पास होगा थोड़ा दूर है, मतलब कम जो है इसे वो डिस्टेबल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें प्लस आई का ग्रुप कहां होगा? दूर होगा, क्योंकि प्लस आई का दूर होगा तो माइनस वाला चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबल। कंजुगेट बेस हो जाएगा स्टेबल, तो क्या होगा? एसिडिक। तो इसका जो है Ka2 होगा 3, 2, 1। इतनी तो बात थी हमारी ये। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है एक क्वेश्चन और करा देता हूं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही काम का क्वेश्चन करा देता हूं, आप जो है ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा कि ये नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एग्जाम का। नीट एग्जाम आपने सुना होगा, नेट में एक ही वो लगा दो बीच में, नीट। ठीक है, तो नीट एग्जाम का ये हमारा क्वेश्चन है। इस ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है ये। यहाँ हाइड्रोजन लगा रखा है और यहाँ CH3 लगा है। इसमें आपको बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। इस
जो है क्वेश्चन में आपको बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, किसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड कैसे करना, वही आपको क्या लगाना है, डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, बेसिसिटी डिक्रीज कर देगा, प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो एन डोनेट ही क्यों करेगा, तब ये एन डोनेट ही नहीं करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो बेसिक कैसा, ऐसी इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर देखना तो क्या देख लूं कि माइनस आई जिसमें जितना कम लग रहा होगा वो उतना ही क्या होगा, वो उतना ही बेसिक होगा। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूं 1 2 सेकेंड नंबर के कार्बन पे O जुड़ा हुआ है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका O का जो है माइनस आई इफेक्ट लग रहा है कहां, नाइट्रोजन पे। इसका CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। इसका ब्रोमीन का कौन सा लग रहा है, माइनस आई, वो भी फर्स्ट वाले पे। तो इसका प्लस आई लग रहा है, मतलब प्लस आई क्या काम करेगा, इंक्रीज कर देगा क्या, बेसिसिटी। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा दूसरा, फिर इसका बेसिक होगा कौन सा, फर्स्ट, फिर होगा थर्ड। क्यों थर्ड क्यों सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माइनस आई लगेगा वो किस में लगेगा, इस वाले में। क्यों लगेगा, क्योंकि C1 पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। डीएनपी डिस्टेंस नंबर पावर, तो सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस, तब इससे पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा माइनस आई है, तो इसका ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जल्दी से डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी तो बात थी हमारी किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। इसके भी हम बहुत एग्जाम्पल और करेंगे। इसके बाद जो है हम अभी जो है कर लेते हैं क्या, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद हम कर लेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेंस। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।